गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की एक नई खूबसूरत सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पे हम आपको अहम खबरों और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन से आगाह करते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर, आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी सुबह को मजीद खुशगवार बनाने के लिए हम आ चुके हैं जनाब। और सुबह जब आपकी अच्छी होगी तो फिर ऑब्वियसली आपका पूरा दिन भी अच्छा गुजरेगा। सबसे पहले आपको ये साथ शो की हम हाईलाइट शेयर करते हैं। तो आज भी सबसे पहले आप जान पाएंगे मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, और उसके बाद कुछ बात करेंगे हुकूमत और PTI में होने वाले बड़े ब्रेक थ्रू की, जिसके बाद दोनों तरफ जमी बर्फ पिघलने के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि लंदन और न्यूयॉर्क की निस्बत दुबई में सरमायाकारी से ज़्यादा फ़ायदे क्यों हैं, और इसके साथ साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे बरतानवी निसात पाकिस्तानी खातून से, और उनसे जानेंगे कि उन्होंने डॉक्टर से व्लॉगर तक का ये जो इंटरेस्टिंग जर्नी थी उनकी कैसी रही और कैसे आगाज़ हुआ इसका। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में शामिल है अमराज जिल्द के हवाले से हमारा खुसूसी एजुटेनमेंट सेगमेंट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जनाब सहराई मक्खी और उससे बचाव के तरीके क्या हैं, और उसके बाद आप जानेंगे कि शादी में रुकावट और तालीम में बेहतरी के लिए कुछ अहम रूहानी वज़ाइफ कौन से हैं। तो प्रोग्राम के एंड तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा प्रोग्राम एंजॉय कीजिए, और अगर कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो सोशल मीडिया है ना, वहाँ पे जाके आप वो सेगमेंट एंजॉय कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक से दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं। लेकिन ये भी ख्याल कीजिएगा कि अगर आप अभी देख रहे हैं तो फिर जो आपकी उंगलियां, जो आपका हाथ है, ये रिमोट की तरफ ना बढ़े। तो जनाब मजीद इंतजार के बगैर अब हम मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। तो नजफ प्लीज आइए मौसम से आगाह करते हैं। बारिशों और बर्फबारी के बाद मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ज्यादातर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। गिलगित की बात करें तो वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात कर लेते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर कम से कम -6 और ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब चलते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहाँ दिन भर बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में कम से कम टेम्परेचर 1 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात कर लेते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर 2 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, बटग्राम में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। सयाहों और मकामी अफराद को गैर जरूरी सफर से गुरेज का कहा गया है। और अब जिक्र करते हैं खेतों की धरती पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में दर्जा हरारत कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात कर लेते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि फैसलाबाद, झंग, साहिवाल, मुल्तान, DG खान समेत दीगर इलाकों में धुंध का इम्कान है। और अब आपको लिए चलते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ, जहाँ साइबेरियन हवाओं का राज है। बालाई इलाकों में -11 डिग्री तक पारा जो है गिर गया है। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और आखिर में
जिक्र करते हैं हमेशा की तरह सुबह सिंध के मौसम का, जहां अक्सर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में कम से कम टेम्परेचर 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल अब आप जान चुके हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे मौजू पर बात करते हैं जो दुनिया भर के सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। हम बात कर रहे हैं दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर की, जो अपनी मुनफरिद खुसूसियात और मुनाफा बख्श मौक़ों के बायस लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहरों से भी ज़्यादा पुरकशिश बन चुका है। जी हाँ नाजरीन, सरमायाकारी के लिए दुबई की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जायदाद की कीमत दुनिया के दीगर बड़े शहरों के मुकाबले में कम है और मुनाफे की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा दुबई का टैक्स फ्री माहौल और जदीद तर्ज ज़िंदगी वहाँ के सरमायाकारों के लिए मज़ीद उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं। आदाद शुमार ये बताते हैं कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में 2024 के आखिर तक सालाना 30% तरक्की की तवक्को है। रवा साल 1.5 लाख से जायद सेल्स ट्रांजैक्शंस मुकम्मल हो चुकी हैं, जो पिछले साल की निस्बत 13.4% ज़्यादा हैं। जबकि दुनिया के दीगर बड़े शहरों की निस्बत दुबई में सरमायाकारी क्यों फ़ायदेमंद है और दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर सरमायाकारों के लिए आखिर किस तरह बेपनाह मौके फराहम कर रहा है, इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं दुबई से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफजई। इमरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा कि दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर को लंदन और न्यूयॉर्क के मुकाबले में सरमायाकारों के लिए आखिर क्यों ज्यादा पुरकशिश समझा जा रहा है, इसके बारे में जरा डिटेल्स तो हमें प्रोवाइड करें। जी सुबह बखैर। देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात शुरू से ही जो भी काम करता है उसमें एक नई तारीख रकम करता है। अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना के इन्होंने दुनिया को ये बता दिया था कि वो रियल एस्टेट में एक नई जिद्दत लाने वाला है। और वही हुआ कि अब रियल एस्टेट में 2023 के बाद उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अनाउंस किया जिसे दुबई रियल एस्टेट सेक्टर स्ट्रेटजी 2033 का नाम दिया गया, जिसके में इनका टारगेट है कि दुबई की इकॉनमी को इतना बूस्ट करना है जहां पर सिर्फ रियल एस्टेट पर फोकस किया गया है। अगर हम इन पिछले 10 माह की बात की जाए तो रिकॉर्ड जो है वो सेल्स हुई है। 243 प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और 99,000 यूनिट्स जो है वो इसमें सेल हुए हैं। इसके अलावा अगर हम मेन जो बात करें कि जो पूरी दुनिया यहाँ पर क्यों मुतवज्जो होती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पे एक तो फ्रेंडली इको बिजनेस सिस्टम है। यहाँ पर दिया गया कि आप 5 मिनट अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पे कोई डील हो गई है तो आप अपने घर बैठे दुनिया में कहीं भी बैठे हुए अपनी प्रॉपर्टी सेल और परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपल पासपोर्ट में यहाँ पर कंपनी 5 मिनट ओपन करने के अलावा अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट जो बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करती है वो चीज है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको दुनिया में कहीं किसी चीज की गारंटी नहीं दी जाती। यूएई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर खासतौर पर दुबई में जगह बिल्कुल ठीक। इमरान, अब वजूहात के हवाले से भी हमें बताइएगा कि दुबई में जायदाद की कीमतों में हालिया बरसों में किसी खास इजाफे या कमी का रुझान भी देखने में आया है, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, बिल्कुल जो लास्ट ये जो टेन्योर गुजरा है इसमें जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये भी एक इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि अच्छा। जो मार्केट में उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे उनको थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। उसकी वजह कोविड भी थी। तो हम मार्केट में अब जो प्राइसें बढ़ रही हैं उसकी वजह यही सामने आई है कि रियल एस्टेट मार्केट इतनी ज्यादा बूस्ट कर गई कि लोग बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर जो है उन्होंने दुबई का रुख किया है। तो 69 मिलियन लोग जो है वो पिछले 9 माह में यहाँ पर आए हैं। तो इसकी लाजी बात है, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी और प्रोजेक्ट्स जो है वो सेल आउट हो गए थे। अभी कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च होता है तो विद इन फ्यू मंथ या विद इन फ्यू आवर जो है वो प्रोजेक्ट पहले से सोल आउट हो चुका होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अभी 43 प्रोडक्ट्स जो है वो मजीद इस महीने में लॉन्च होने जा रहे हैं। सिर्फ एक माह के अंदर इन्होंने 99,000 प्रोडक्ट सेल करके एक माह का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। तो मुत्तहिदा अरब अमारात खासतौर पर दुबई जो है वो नई चीजें करने में सामने आता है। अगर हम जैसे मैंने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की तो यहाँ पर 7% दिया जा रहा है, जबकि अमेरिका और न्यूयॉर्क में वही शरह जो है वो 4.2% और लंदन में ये शरह जो है वो 1.2% है। तो बहुत ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में मिल रही है। इसी वजह से तमाम पूरी दुनिया से लोग जो है वो, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़े मैटर करती है इन्वेस्टर्स को भी और एंड यूजर को भी अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा इमरान, ये भी बताइए कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर्स और एरियाज कौन से हैं? देखिए, दुबई की अगर ओवरऑल
बात की जाए तो दुबई में कोई ये एक हीरे की बात कर लें, यहाँ पर किसी जगह को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, हर अच्छा। जगह इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई के में अब नए प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं, और इस वक्त जो फोकस किया गया इनकी स्ट्रेटजी में, वो अब लग्जरियस के साथ साथ उनको सस्ते प्रोजेक्ट्स जो है वो दे रहे हैं। तो 1% ये इशू कर रहे हैं, 1% में आपको मतलब हर आम शहरी जो है वो भी ये प्रोजेक्ट जो है वो ले सकता है। इसके अलावा उन्होंने तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो दी गई हैं। और सिर्फ देखें, अगर हम पाकिस्तान से इसका कंपेरिजन किया जाए तो पाकिस्तान में ये होता है कि प्रॉपर्टी तो बड़ी अच्छी बना दी जाती है, उसको सेल आउट कर जाता है, लेकिन जब आप अपनी सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो आपको वही इन्वायरमेंट, पुराना इन्वायरमेंट मिलता है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो दुबई में एक बेनिफिट ये, अगर यहाँ पर एक बिल्डिंग बनती है तो ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना एडवांस है, इतना जबरदस्त है, वो उसको कि आपको कॉम्प्लीमेंट करता वो है। लग्जरी लाइफ जो एंजॉय बड़ी कम कीमत में फायदा मिलता है। बिल्कुल। अच्छा इमरान, ये भी हमें बताइएगा कि दुबई में जायदाद खरीदने वाले अफराद को किन कानूनी और इंतजामी मराहिल से गुजरना पड़ता है? देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप इवन पाकिस्तान में बैठे हैं तो पासपोर्ट की कॉपी भेजें यहाँ पर, और आपकी जो डील है वो कंफर्म हो जाती है। तो इसमें सबसे मतलब हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं प्रॉपर्टी बाय और सेल करने में, इतनी। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिग्नेचर्स हैं उन्होंने मुतारिफ करवाए, तो आप दुनिया में कहीं बैठे हुए भी अपनी प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह कि गवर्नमेंट इसमें आपको जो स्कैम्स हैं उससे भी महफूज रखती है। यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीका है, उससे गुजरते हैं तो जो खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों हैं वो कानून के दायरे के अंदर आके ये तमाम प्रोजेक्ट करता है, जिससे जो स्कैम्स हैं वो भी यहाँ पर नहीं होते। तो बहुत ज्यादा बड़ी कम तादाद में और कामयाब डील जो है, इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं कि पिछले 1 माह के अंदर यहाँ पर 20,000 से ज्यादा डील्स हुई हैं और 99,000 यूनिट जो है वो सेल हुए हैं। अच्छा इमरान, ये भी बताएं कि दुबई की जो मौजूदा रियल एस्टेट पॉलिसी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी मौजू और महफूज है? देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात ने जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक दुबई रियल एस्टेट सेक्टर स्ट्रेटजी 2033 जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ के हुक्मरान जो है वो मुस्तकबिल में भी इस पर फोकस करना चाह रहे हैं यहीं से। और यही मुत्तहिदा अरब अमारात का टूरिज्म के बाद सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो उभर कर सामने आया। इस पर जो इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल रही है, उसको मेक श्योर किया जा रहा है कि जो डेवलपर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के बड़े बड़े डेवलपर्स जो है वो यहाँ पर मूव हो रहे हैं, तो इसी तरह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से जो भी डेवलपर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट को कोशिश किया जाता है कि सेव किया जाए, और उनको प्रोजेक्ट्स यहाँ पर और मैंने ये पहली दफा पूरी दुनिया में देखा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो वक्त से पहले हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। तो इससे मार्केट जो है वो ग्रो करती है और मार्केट में लोगों का जो इस्तेहकाम है वो आता है, और लोग जो है वो इसकी तरफ राग़िब होते हैं। ना सिर्फ इन्वेस्टर बल्कि जो एंड यूजर है उसको भी इससे काफी ज्यादा फायदा होता है। इमरान, आपने बिल्कुल ठीक है कि क्रेडिबिलिटी में बेसिकली इजाफा करता है कि वो कहाँ से सामान खरीद रहे हैं और किस तरह उसको यूटिलाइज करें। हमें जरा एक मशवरा भी दे दें, दुबई में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद ये जो अफराद हैं उनको आप क्या रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे? इन्हें अंदाजन कितना सरमाया दरकार होगा और इस दौरान इन्हें किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, इनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर आप सर्च करके, क्योंकि आपके अपने इन्वेस्टमेंट देखने उस हिसाब से करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में लग्जरियस से लेकर लग्जरियस तो सारी प्रॉपर्टीज हैं, कोई भी प्रॉपर्टी इवन के वो किसी साइड एरिया में बनती है वो भी लग्जरियस होती है यहाँ पर, क्योंकि उसको SOPs को फॉलो करना पड़ता है। ताहम इन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है कि यहाँ पर इको बिजनेस सिस्टम है। यहाँ पर आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इसकी इतना आसान है कि आप घर बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तानी जो अगर आप 2-2.5 करोड़ इन्वेस्ट करें और वहाँ से फ्लैट्स अपना बुक कर सकते हैं, और उसको बजाय रेंट के आप जो आपकी उसकी किस्त है वो रेंट में दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट करो, और फिर इसके साथ साथ आपको कारोबारी मौके भी पर फराहम किए जाते हैं। और जैसे गोल्डन वीजा, अगर आप एक हद तक इन्वेस्टमेंट करो तो आपको गोल्डन वीजा 10 साल का भी दे दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने हमें बड़ी डिटेल में बताया कि किस तरह जो रुझान है वो वहाँ पर बदल रहे हैं दुबई में, और कितना महफूज है दुबई सरमायाकारी के लिए, और क्या क्या फ़वाद जो हैं वो लोगों को हासिल हो रहे हैं। और नजफ, आपने जो सवाल किया ना इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल तो मुझे फौरी जो है ना वाई कि आप भी कुछ करना चाह रही हैं वहाँ पर। मेरे ख्याल में मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ताकि उनका फ्यूचर बेहतर बन सके, तो उनके लिए कुछ ना कुछ मशवरा तो होना चाहिए एक्सपर्ट आपकी सरमायाकारी वहाँ पे महफूज है। एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, पीस बहुत ज्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन का निजाम बहुत अच्छा है उनका। बिल्कुल, इसलिए तो लोग जो है वहाँ पे रुख करते हैं और प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं, अपना सरमाया लगा रहे हैं। लेकिन जनाब, कुछ वतन अजीज में भी जो है ना थोड़ी बहुत सरमायाकारी करें, उसके भी हालात बेहतर हो, और आपके जो भाई हैं, जो पाकिस्तानी भाई हैं, उनका भी कोई भला हो। तो जनाब, आप इस बारे में जरूर सोचिए। हम वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
जनाब, एक छोटे से वक्फे के बाद हम प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं और अब बात करेंगे मुल्की सियासत की। तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात पर बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ रहा है। फरीकैन के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता भी हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने तस्दीक की है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी ये मुज़ाकरात कर रही है। कमेटी की कार्रवाई को खुफिया रखना उनकी अमानत है। सेनेटर शिबली फराज ने भी मुफाहमत का इशारा दिया है और हुकूमती ज़राए की जानिब से भी बर्फ पिघलने की तस्दीक की गई है। और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए जो पेशगी मुतालिबात से उनसे हम देख रहे हैं कि ज़रा पीछे हट गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि बस बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। आए बैठें, पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएं, ऐवान के जरिए मुज़ाकरात का रास्ता निकालें। उन्होंने खबरदार किया है कि इन्हें मुज़ाकरात का रास्ता ना दिया गया फिर वो सड़कों पर आएंगे। बैरिस्टर गौहर के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि 9 मई की धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। सानिया 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। पीटीआई की पूरी क़यादत इस सानिया में मुलव्वस है। उनकी जानिब से ये कहा गया और ये भी कहा गया कि जिसको हम किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकते। और नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार शौकत पराजा साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। आपसे हम वक्तन फ़वक्तन ख़बरों के हवाले से तज्ज़िया लेते रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अब 9 मई की धूल को बैठना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या सानेहा 9 मई फरामोश किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सानिया 9 मई की जो रिटर्न में जो चीजें आई वो तो पाक फौज की प्रेस रिलीज में आ गई ना, जो परसों प्रेस रिलीज आई ISPR की तरफ से, और उस प्रेस रिलीज में बिल्कुल बता दिया गया कि 9 मई जो कुछ हुआ वो उसमें जनरल फैज हमीद साहब तो मुलव्वस थे, चार्जशीट किया गया, लेकिन वो सारा कुछ किसी की पॉलिटिकल ईमा पे किया गया। और वो जो पॉलिटिकल ईमा यानी वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट जिसकी तरफ इशारा किया गया वो तो पीटीआई है। तो हाउ कम के 9 मई को भुलाया जा सकता है? 9 मई एक पाकिस्तान के दामन पे एक दाग है कि उस दिन पाक फौज की इंस्टॉलेशन पे हमले किए गए, इससे बढ़कर शहीदों की यादगारों की बेहरुमती की गई, उसको तो किसी तरह नहीं भुलाया जा सकता। हाउ कम अब जबकि उस बुनियाद पर चार्जशीट किया गया है ISI के साबिक सरबराह को, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब को, तो दूसरे दिन ये कहना कि उस पे मिट्टी डालें, उस पे धूल डालें, आगे बढ़ें, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छी खुशाइंद बात है कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को पीटीआई अब अहमियत दे रही है और मुज़ाकरात पे भी कहीं ना कहीं आमादगी जाहिर कर रही है इन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ। आपको मालूम है पहले तो वो कहते थे कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम सिर्फ फौज के साथ बात करेंगे, हम सिर्फ उनके साथ बात करेंगे जिनके पास ताकत है। आज अगर वो पार्लियामान के पास वापस आए हैं तो मेरा ख्याल है अगर इसी पे स्टिक करें तो खुशाइंद बात हो। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, जिस तरह से आपने बात की कि कोई इम्कान नजर नहीं आता कि 9 मई की जो धूल है वो बैठ जाए, सर माफी के जरिए क्या ये मुमकिन हो सकता है? माफी किसकी तरफ से? देखे ना, ये 9 मई इसी साल 9 मई से पहले को 7-8 मई को DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि पीटीआई को या जो मोरे थे या जो मुलव्वस थे उन लोगों को 9 मई पे माफी मांगनी चाहिए। ऊपर से बानी पीटीआई खान साहब का मुझे याद है बयान आया था कि जी इनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो माफी कौन मांगेगा? वो माफी मांगे जिनके कोर कमांडर का घर जलाया गया, जिनके शोधा की वो बेहुरमती की गई, या फैसलाबाद में, लाहौर में, दीर में, तिमरगरा में जितनी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, तंसीबात थी, एक बाकायदा प्लान्ड वे में एक ही वक्त में एक जैसी कार्रवाइयां करके उन पे हमले किए गए। अब वो माफी मांगे। दूसरी साइड तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन शौकत साहब चले, फिर अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये मामला तो हल होना मुश्किल ही दिखाई देते हैं जितने भी मुज़ाकरात हो जाए। सर ये बताइएगा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर जो फर्द जुर्म आयद की गई है, तो आपको लग रहा है कि अब ये जो शोले हैं ये बानी पीटीआई की तरफ भी बढ़ सकते हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? क्या आपको ऐसा नजर आता है आने वाले दिनों?
ये मैं नहीं कहूंगा अपनी तरफ से कुछ, मैं उस फिर प्रेस रिलीज को बेस करूंगा, क्योंकि जी। वो प्रेस रिलीज किसी फर्दे वाहिद से नहीं आई, वो पाक फौज की तरफ से आई है। ISPR पाक फौज का इदारा है, तर्जमान कोई भी हो, लेकिन मौकफ पाकिस्तान आर्मी का होता है। उस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि एक सियासी जमात की ईमा पे ये सारा कुछ होता रहा, और वो सियासी जमात तो PTI है। तो ये मामला सिर्फ जनरल फैज हमीद साहब की जात तक और कैटेगोरिकली 9 मई का भी जिक्र है उसके अंदर। जी, और मैंने कहा उसके अंदर हम देखते हैं कि कैटेगोरिकली 9 मई का भी जिक्र मिलता है। एग्जैक्टली मैं आपसे पहले यही तो बात कर रहा था कि 9 मई जब पाक फौज के बयान में 9 मई की जो जिम्मेदारी है वो एक सियासी जमात की ईमा पर डाल दी गई जनरल फैज हमीद साहब के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सियासी जमात की तरफ जो आपका सवाल है बिल्कुल उधर ही जा रहा है। और उसमें देखे ना, जो वीडियोस हैं 9 मई की या ऑडियो कॉल्स हैं, या फिर बानी PTI खान साहब पर तो ये रावलपिंडी की अदालत ने GHQ पर हमला करने, तोड़फोड़ करने की फर्द जुर्म भी आयद कर दी है ना पिछले हफ्ते। इसलिए ये सारे मामलात ये एक क्लब होके ये सामने यही आते हैं इस प्रेस रिलीज की रोशनी में और फर्द जुर्म आयद किए जाने की रोशनी में और जनरल फैज हमीद को चार्जशीट करने की रोशनी में कि ये मामला, सारा मामला जनरल फैज हमीद से निकलता हुआ आगे अब PTI की तरफ जा रहा है, और खास तौर पर बानी PTI की। लेकिन शौकत साहब, वो तो मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब उनके मामलात हुकूमत के साथ ठीक हो जाएं और वो अपने जितने भी मुतालबात हैं पार्लियामेंट में आकर बात करें। उस हवाले से मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, ये नतीजा खेज़ निकलेगी, मौसर साबित होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला? देखें, बातचीत का फायदा तो हमेशा होता है। ये कह दिया जाए फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम आयोटा के इसका कोई फायदा नहीं होगा। बातचीत करने से ही मामला आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी जंगों का नतीजा बातचीत से ही होता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ 2-3 सवालात जरूर हैं। जो 5 रुकनी कमेटी खान साहब ने बनाई है, असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, हामिद साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर खान साहब हैं, ये कोई मामला तय करते हैं और फिर जब खान साहब के सामने जाकर रखेंगे, क्या गारंटी है कि खान साहब उसको मंजूर कर लेंगे? उसमें फिर बुशरा बेगम साहिबा या दीगर जो हॉक्स हैं वो उसको सैबोटेज नहीं करेंगे। नंबर 1, ये अनप्रेडिक्टेबल है। इस बारे में जो खान साहब की जो उस वक्त की सोच होगी वो डिटरमिन करेगी कि इस 5 रुकनी कमेटी की कितनी हैसियत है या ये जो मामला तय करके गए ये क्या है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत की तरफ से अभी तो कमेटी कोई सामने आई नहीं है। अगर बैकग्राउंड में या बैक चैनल पे या बैक डोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर उसमें अगेन क्या गारंटी है कि एक साइड कहे कि नहीं नहीं ये तो एग्री नहीं हुआ था, दूसरी साइड कहे कि यहाँ ये तो एग्री हुआ था। जब तक ये पब्लिक नहीं होंगे मुज़ाकरात, कोई बाकायदा TOR की शक्ल नहीं होगी। अब फर्ज किया 2014 का जुडिशल कमीशन बना था इंतखाबात की, 2013 के इंतखाबात को की अकाउंटेबिलिटी के लिए, ऑडिट करने के लिए, उसकी बाकायदा TOR थी। अभी जो मुज़ाकरात जो शुरू ही शायद कहीं हुई हो, हमें तो नहीं मालूम कि गवर्नमेंट की साइड कौन सी है जो मुज़ाकरात के लिए बैठी हुई है, लेकिन अगर TOR है तो कौम के सामने लाया जाए। अगर कोई बातचीत का एजेंडा वादे हुआ है तो कौम के सामने लाया जाए, वरना 2-4 महीने के बाद फिर वही मिसट्रस्ट की और डिवीजन और तकसीम इतनी ज्यादा है। मसलन यही जब 9 मई के केसेस आगे बढ़ेंगे तो फिर PTI का क्या स्टैंड होगा? तो सर PTI का इस वक्त तो स्टैंड जो है शौकत प्राचा साहब वो ये है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उनका ये मुतालबा है। आपको लगता है कि अगर हुकूमत कोई जुडिशल कमीशन तश्कील दे भी देती है तो फिर क्या PTI उसे तस्लीम कर लेगी? ये जो मुल्क की अदालतें हैं जहाँ ये केसेस चल रहे हैं जी, ये क्या DC बैठ के सुन रहे हैं या तहसीलदार सुन रहे हैं? वहाँ भी तो जजेस बैठे हैं। और जो पाकिस्तान की 3 टियर जुडिशरी है उसमें ये लोअर कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ये मामला तो उधर से ही जाता है। यानी ये क्रिमिनल केसेस हैं, इसमें जलाओ, घेराओ, सैबोटेज, डिस्टेबलाइजेशन,
ये वो केसेस हैं जो इलेक्शन ऑडिट से मुख्तलिफ हैं, जो 2014 के मैं जुडिशल कमीशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर हुकूमत चाहती है तो 1956 के इंक्वायरी एक्ट के तहत कोई कमीशन बने, उसको भी फिर कहा जाएगा कि ये कमीशन हमें मंजूर नहीं है क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है। तो फिर किस तरह से ऐसा कमीशन बनेगा? और टुमारो अगर व्हाट इफ कि ये कमीशन रिपोर्ट देता है कि हाँ ये जो वीडियो आई हैं, जो वीडियो में इंसाइटमेंट कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, वो वाकई क्रिमिनल्स हैं या मुजरिम हैं, अभी तो मुल्जिम है ना जी। अगर वो मुजरिम है तो फिर पीटीआई एक्सेप्ट कर लेगी। ये इतने सारे सवालात हैं, जिनकी बिल्कुल। और issue उम्मीद to करते हैं issue शौकत साहब हम इतने सारे authenticity- सवालात का हमें सही से जवाब मिल जाए और हम किसी नतीजे पर पहुंच जाए। मुझे जरा क्विकली बताइएगा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 दिसंबर को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मजीद तरमीम किए जाने का भी इम्कान है। क्या मदारिस बिल पर हुकूमत मौलाना को राजी कर पाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब और जो आजकल की हुकूमत के बड़े हैं, चाहे वो सदर ममलिकत हैं या वजीर आजम हैं या मियां नवाज शरीफ जी। हैं, ये पुराने साथी हैं और पुराने एक दूसरे के राइवल भी हैं पॉलिटिक्स में। बट इन सब के दरमियान एक चीज है कि ये बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, अनलाइक पीटीआई ये हमेशा मिलते रहते हैं। बड़ा बिलावल अहम भुट्टो पॉइंट है। साहब मिले जी। मौलाना से, फैसल वाडा साहब मौलाना साहब से मिले, तो बातचीत में ये हल निकालने की इनमें कैपेसिटी भी है और विल भी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत बराजा साहब अपना तज्जिया दे रहे थे तमाम तर सूरत हाल पर जो कि इस वक्त मुल्क में जारी हो, मौशी हो। तो जनाब खुशाइंद बात तो ये कि चलें कोई मुज़ाकरात जो है वो होना शुरू तो हुए हैं। अब देखना हुए ये और कि हुकूमत के पास क्या है देने के लिए तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ जो है जनाब किस तरह से इस मुज़ाकरात को जो है ना वो किसी अपने फायदे के लिए मैं कह इस्तेमाल रही कर शुक्र पाती है मुज़ाकरात का मूड बना है, बातचीत करने का मूड बना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम कब से ये कह रहे हैं कि बातचीत करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और क्योंकि जो- एट द एंड ऑफ द डे हमने अपने मुल्क को सेव करना और रिजल्ट्स जो है ना वो अभी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते कि क्या होंगे इसके, लेकिन बिल्कुल। होप फॉर द बेस्ट। जनाब ब्रेक Yes. शामिल करते हैं प्रोग्राम में, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। जनाब रुख कर लेते हैं खेल के मैदान का। तो चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आपको खबर दें, चैंपियंस ट्रॉफी है कि उसका मामला ताहाल किसी भी हम देख सकते हैं कि नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक के बावजूद कई मामला ऐसे हैं जिस पर भारत की हटदर्मी ताहाल बरकरार है। मुज़ाकराती अमल भी जारी है जिसके लिए पीसीबी के आला अहदेदारान इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं और वो फ्यूजन मॉडल से पीछे नहीं हट रहे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड सेमीफाइनल्स और फाइनल हर सूरत अपने मुल्क में कराने के मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। मामलात पर डेडलॉक की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल भी ताखीर का शिकार है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का दौरा जारी है। कौमी टीम डरबन से जोहान्सबर्ग पहुंच गई है। कल दूसरा T20 खेला जाएगा। दोनों टीमों की जानिब से अगर देखा जाए तो भरपूर प्रैक्टिस की जा रही है। T20 के 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान साउथ अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद उवैस। उवैस से बताइएगा, कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 होने जा रहा है। कौमी टीम से क्या तवक्कुआत हैं, क्या वो जीत पाएगी, ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि जोहान्सबर्ग की जो पिचेस हैं क्या उस पर तो नहीं हम इस तरह से डॉट्स बॉल जो हैं वो ज़्यादा खेल रहे होंगे और जनाब इस तरह के मसाइल हमें पेश आएंगे। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जोहान्सबर्ग की पिचेस को लेकर? देखें, सबसे बड़ा जो इशू आपने खुद ही अपना बता दिया जो डॉट बॉल डिलीवरीज का है। अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें, आपने 2 फॉर्मेट्स की, चले मैं बात करता हूँ, वनडे की बात करूँ, T20 की बात करूँ, सबसे ज्यादा जो हमें नुकसानदेह जितने अरसा भी हो चुके हैं हमें पाकिस्तान क्रिकेट को, वो ये है कि डॉट बॉल डिलीवरीज आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट से लेके आपका मिडल ऑर्डर तक बहुत ज्यादा खेलता है, जो कि प्रेशर आपकी टीम के ऊपर आता है। आप रिजवान एज अ कैप्टन इस वक्त ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं ऐसा T20 कप्तानी की तो 4 आप मैचेस लगातार ऐसा कैप्टन हार चुके हैं। 3 ऑस्ट्रेलिया के मैचेस की बात करूं, एक साउथ अफ्रीका मैच की बात करूं, तो आपके ऊपर वो प्रेशर एडेड ऑब्वियसली आपके ऊपर चल रहा होगा यहाँ पर। अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन जो एक स्ट्राइक रेट की हम लोग एक रट लगा के इस वक्त बैठे हैं, उस पर मैं भी बात करता हूँ कि आकिब जावेद ने बेशक कहा कि स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, वे ऑफ प्ले आपका मैटर करता है। भाई स्ट्राइक रेट आपका मैटर करता है। चौथे नंबर का बैट्समैन डेविड मिलर की आप बात करें, 200 स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहा था। वहीं अगर आप रिजवान को उठा के देख लें तो आपके सामने जितनी डॉट बॉल डिलीवरीज थी उनका स्ट्राइक रेट क्या था कि जिस वक्त आपने 170 180 चेज करना, उस वक्त आपका माइंडसेट, आपकी माइंड गेम बिल्कुल डिफरेंट होती है।
वो हमें नजर नहीं आती पाकिस्तान टीम में। चाहे ओडीआई क्रिकेट की आप बात करें, सब लोग एक ही चीज को, मैं खुद इस चीज पे एग्री करता हूँ, पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। आपकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया, 140 145 पर ऑस्ट्रेलिया को आउट किया, वो चेजेबल टारगेट है, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी आपकी डिफरेंट होती है। लेकिन जब 250 स्कोर पाकिस्तान को चेज करना पड़ जाए, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के आगे बात करो, हमारी टीम स्ट्रगल करती है। चाहे वो वनडे की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, T20 में भी हमारी टीम चेज करते हुए स्ट्रगल करती है, क्योंकि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट और मिड ऑर्डर के अंदर ऐसे डायनामिक प्लेयर्स नहीं है जो कि स्ट्राइक रेट को, जो कि उस पावर प्ले जो होता है ना कि स्ट्राइक के साथ वो खेल सकें। जी बाबर आजम पे आपको पता है बहुत ज्यादा इस वक्त बात भी होती है, और आने वाले फ्यूचर के अंदर देखिए वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना कोई उसके ऊपर उंगली उठा सकता है, मास्टर क्लास है, सारा कुछ है। लेकिन जिस अपना सीध में आप करें, T20 इस वक्त जारी है। देखें, विराट कोहली की बात करूं, रोहित शर्मा की बात करूं, अब ये बात होती है कि T20 में इनकी जगह नहीं है। सेम अगर पाकिस्तान के अगर आप बात करें तो T20 का वर्ल्ड कप आपका साल डेढ़ के बाद है, आपकी T20 के अंदर जगह नहीं होगी बाबर आजम की। सबसे बड़ा जो इशू बाबर आजम का आपको आता है वो आता है कि एवरेज और यहाँ तक के स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करें प्लेयर्स की, आपका स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं हो रहा। साइम अयूब वन डाउन बैट्समैन आया था खेलने के लिए, उसका स्ट्राइक रेट अराउंड आपने देखा होगा, जिस तरीके से उसने 15 गेंदों में 31 किया, ये होता है स्ट्राइक रेट आप मेंटेन करते हो। 50 आप 40 गेंदों में कर रहे हो, वो ज्यादा मायने नहीं अवैस रखता। आप ये जो जितने भी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, जैसे कि आप जिस तरह इन डिटेल बात कर रहे हैं, आप लोगों की राय और जो आप लोगों का विजन है वो बड़ा कीनली होता है मैचेस के हवाले से, परफॉर्मेंसेस के हवाले से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं आपके मुताबिक जो पाकिस्तान ने पहले मैचेस में की हैं और आपको लगता है कि दूसरे मैचेस में इन्हें नहीं दोहरानी चाहिए? देखिए, ऐसा कैप्टन मुझे रिजवान की अगर गलती की बात करूं पाकिस्तान टीम की, तो आपका चले वो तो स्ट्राइक रेट मेंटेन वाला मामला तो आपका इशू रहा है। लेकिन ऐसा कप्तानी की बात करें, रिजवान को बहुत ज्यादा मैं भी रेट करता हूं, चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करें, चाहे डोमेस्टिक की बात करें, कप्तानी बहुत अच्छी है पाकिस्तान टीम तक, क्योंकि वो बिजी रखते हैं। आपने देखा बहुत ज्यादा बात करते हैं प्लेयर्स के साथ, यही कप्तान का काम है कि बिजी रखता है। लेकिन जो कल प्रेशर मैंने कहा ना, वो शायद मिलर जिस वक्त मार रहा था, वो जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं वो आपको बॉडी लैंग्वेज पे नजर आता है। कल सबसे बड़ा ब्लंडर आपका ये था कि सुफियान मुकीम एक यंग स्पिनर है। देखिए, उसने बेशक रिकॉर्ड बनाया, सारे था, लेकिन ज्यादा T20 क्वालिटी टीम्स के खिलाफ अभी नहीं खेला, उसको टाइम लगेगा सेटल होते हुए। आपने आखिरी ओवर उसको उठा के दिया कि जाके बॉलिंग करवा लो, जिसपे उसको मार भी पड़ी। दूसरा, अगर आप बैटिंग की बात करें, जहां पर पाकिस्तान ऑलमोस्ट वो मैच जीत सकता था, ये नहीं था कि आपके हाथ से मैच बिल्कुल चला गया था। शाहीन शाह अफरीदी को पहले भिजवाना, इरफान नियाजी को बाद में भिजवाना, ये साइकोलॉजिकली मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि इरफान नियाजी एक बात करें कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको इनिंग्स बना के भी दे सकता है, और ऐसा प्लेयर है जो कि आपके लिए बड़े स्ट्राइक्स भी कर सकता है। मैच विनर अभी नहीं मैं उसको कहता, क्योंकि बहुत कम टाइम उसका हो चुका है। ये चीजें गलती हमारे साथ हुई है पाकिस्तान टीम में। सबसे बड़ा जो इस वक्त आपको पता टॉपिक तो वैसे हम ये भी कह सकते हैं ना कि मतलब सारी तवज्जो जो है ओपनिंग पे है, वन डाउन पे है, टेल एंडर्स पे नहीं है उस तरह से कैप्टन की। देखिए, आपकी जो अगर आप T20 की स्पेसिफिकली बात करते हो, वनडे की बात करते हो, तो आपके जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो की फोकस होता है वो आपकी पोजीशंस होती हैं चौथे, पांचवें, छठे नंबर के बैट्समैन की, कि वो किस तरीके से हमें फिनिश करके देगा, वो किस तरीके से हमें मैच जितवा के देगा। अगर इस वक्त पाकिस्तान टीम की अगर मैं बात करूं, चाहे आपके बेंच लाइनअप, बहुत अच्छी बात है कि आपका बेंच लाइनअप थोड़ा सा लंबा हो रहा है, प्लेयर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई प्लेयर आपके पास मौजूद है इस पूरी पाकिस्तान टीम में कि आपके सिंगल हैंडेडली हमें मैच जितवा के दे देगा, जो भी खेल रही है आपकी टीम? मैं कहता हूं अनफॉर्चुनेटली आपके पास नहीं है। जो 5वें नंबर का बैट्समैन होता है, मैं उसको कंपेयर करता हूं हार्दिक पांड्या के साथ, कंपेयर कर ले आप, कर ले स्टॉनिस के साथ, कंपेयर कर ले मैक्सवेल के साथ, करें कि आपके पास उसको अल्टरनेट मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान टीम में। आप आगा सलमान के साथ चल रहे हैं, आपका वो साइकोलॉजिकली बिल्ड ही नहीं हुआ मामला। उस्मान खान आपने मिडिल ऑर्डर के अंदर रखा हुआ है। मैं कल भी अपने शो पे माफी मांग रहा था, आज इस शो पे माफी मांगता हूँ। मैं सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ, मैंने कहा जी उस्मान खान को प्लीज ले आए टीम में, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत जबरदस्त है, यही टाइम है उसका आने का, क्योंकि आप तब लेके लड़के को आते हो जब उसकी परफॉर्मेंस बुरी होती है, पता लगता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक और लीग क्रिकेट में बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल की बात आती है वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं होते, वो नजर आपको आ रहा है कि वो फील कर रहा है, प्रेशर नहीं ले पाते, हैंडल नहीं कर पाते। अवैस, ये तो सारे मामला को आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी आप एनालिसिस कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है वो हल नहीं हो पा रहा। आपको क्या नज़र आता है कि डेडलॉक है कहाँ पर, है भी या नहीं, क्या चल रहा है? देखिए, डेडलॉक हठधर्मी है और कोई डेडलॉक है नहीं आपके पास। हमेशा याद रखें, जब भी बड़ा टूर्नामेंट किसी मुल्क को देखा जाता है कि उसने साल डेढ़ में कितने बड़े इवेंट्स करवाए हैं। पाकिस्तान ने हर चीज यहाँ पर करवा दी है। मुझे याद है थोड़ा टाइम पहले चले जाए, बात होती थी कि जी
ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो खेलने नहीं आ रहा, वो भी यहाँ पर बार बार आके खेल चुके हैं, उनके प्लेयर्स भी यहाँ पर खेल चुके हैं। PSL आपके सामने है, 10वां एडिशन होने जा रहा है। फिर किस चीज का आपको मसला है भाई? सिक्योरिटी का मुझे तो ये समझ नहीं आती। पाकिस्तानी आपको पता है वाहिद मुल्क है जिसने ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स में रेजिडेंशियल सिक्योरिटी नाम की चीज, और वो देते हैं हम टीम्स को यहाँ पर जो आके खेलती हैं। जो सिक्योरिटी उनको मिलती है पूरी दुनिया में कहीं और सिक्योरिटी मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं बैक एंड पे मुझे क्योंकि इस वक्त आपको पता है खबरें भी एक आ रही थी कि शायद वोटिंग प्रोसेस पे जाए, जो आखिरी इजलास हुआ उस दिन भी मीटिंग बुलाएगी, डायरेक्टर्स बैठे हुए थे, अचानक आके कहा गया जी थैंक यू सो मच, हम थोड़े दिनों के बाद जो सा यहाँ कुछ घंटे के बाद जो सा इजलास शायद वापस बुलाए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। फिर कल जो खबरें थी वो यही था कि कुछ मामला तय पा चुके हैं, फाइनल्स का ज्यादा इशू बना हुआ है कि जी अगर इंडिया फाइनल जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि कहते हैं ना कि आप अक्कड़ आपको मरवाती है और इंडिया को मरवाएगी इस दफा इंशाल्लाह। अक्कड़ जो जिस तरीके की शो कर रहे हैं जी, आपको है कि जी फाइनल्स कहाँ पर खेला जाएगा जी, उसको भी न्यूट्रल वेन्यू पे अच्छा करे। वैसे फिर ये सारी जो है मामला जो है, ये बातचीत जो है ये तो चल रही है और भारत की जो हरदर्मी है वो तो उस पे कायम है भारत। इन सब के बावजूद क्या लगता है आपको, क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक शेड्यूल आ सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का? देखिए इस वीक आना चाहिए था, जो हमें अपडेट थी वहां से आईसीसी हेडक्वार्टर्स में से कि इस वीक आपको स्केड्यूल आना चाहिए था, क्योंकि यार देखें खाली अब क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात नहीं मैं कर रहा, जैसे हम बैठे हैं क्रिकेट बेसिक टीम्स हैं उनकी बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा, जो स्पॉन्सर्स हैं यहाँ तक कि जो मीडिया वाले हैं, मीडिया राइट्स की बात करूँ, वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं आईसीसी को, भाई आखिर मसला क्या है, स्केड्यूल अनाउंस करो, क्योंकि आपको पता है हर चीज में स्टेक आपकी इन्वॉल्व होती है सारे मामलात में। इंडिया जिस तरीके से इस वक्त सारे मामलात को लेके चल रहा है, मुझे याद है मैं एक चीज बोलूंगा, मुझे कहीं ना कहीं चीज फील होती है इंडियन टीम में कि बेशक उनका ट्रैक रिकॉर्ड वर्ल्ड कप के अंदर हमारे खिलाफ बहुत अच्छा रहा हो, मैं मानता हूँ इस चीज में, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, सारे मामलात हैं, शायद उनको कहीं ना कहीं बैकएंड में ये डर जरूर है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे अगर हम हार गए तो क्या मुंबई से लेकर कोची तक हमें एयरपोर्ट जगह देगा उतरने की? आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, नहीं देगा कोई जगह उनको। जो मामलात उधर हो जाएंगे वो अनस्टॉपेबल होंगे, जो उनके ऊपर प्रेशर एकदम बिल्ड होगा, फिर उनको पता है कि अगर हमने ये वहां पर चले गए तो बायलैटरल सीरीज का एक दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि प्रेशराइज एक चीज आ जाती है ना कि भाई आप वर्ल्ड कप खेल लेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी खेल लें, आप जाओ जाके बायलैटरल सीरीज भी खेलो, फिर फैंस की इंटरेक्शन हो जाती है, तो वो नहीं चाहेंगे इस चीज को। लेकिन आईसीसी को देखें कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, आपको जो एक होते हैं ना, कहते हैं कि जब आप हेड हो आपको उसका जो एक आप सरप्रस्ती कर लो, वालिद की किस्म की आपको क्रिकेट बोर्ड्स की आपको वो करनी पड़ेगी यार। आप एक तरफ झुकाव रखो ना, आप डुअल मेथड खेल रहे हो, आपके ज़हन में वो भी आ रहा है बिल्कुल, ये दोहरे मेयार जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं, और यकीनन भारत की जो टीम है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं डर भी मौजूद है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जब वो जाके खेलेंगे तो फिर अगर वो हार गए तो क्या होगा? भारत में जितना एक्सट्रीमिज्म है और जहाँ पे जितने एक्सट्रीमिस्ट लोग पाए जाते हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्या हाल होगा वहां पे जाके, मेरा ख्याल इससे डर रहे हैं। चलें क्रिकेट के बाद एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और खबर शामिल करते हैं, फेवरेट सी है मेरी और डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा सुन के। नाजरीन, आपने नुसरत फतेह अली खान की शोहरा आफाक कवाली तुम एक गोरख धंधा हो डेफिनेटली सुनी होगी, किसने नहीं मैंने सुनी? तो रिपीट पे सुनी है, बार-बार सुनी। बिल्कुल सबने। इस मशहूर कलाम के शायर का नाम शायद हम में से अक्सर लोग ना जानते हैं, उसके बारे में आज आपको बताते हैं। ये कलाम दरअसल फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले उर्दू के मारूफ शायर नाज ख्यालवी ने लिखा। क्या बात है जनाब, शायर का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है और जिन्होंने इसको गा कर अमर बनाया नुसरत फतेह अली साहब, और उनका भी ताल्लुक फैसलाबाद बिल्कुल। और यकीन जाने उज़ैर, ये ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है? तो आज आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ और आज नाज ख्यालवी को दुनिया से गुजरे हुए 14 बरस बीत चुके हैं। क्या खूबसूरत कलाम लिखा नाज ख्यालवी ने और कितनी खूबसूरती से इसके साथ इंसाफ किया हमारे लेजेंड ने, ये बड़ी अहम बात है। तो जनाब इतना अच्छा जो है हमने अब म्यूजिक सुन लिया, तो मेरा ख्याल है अब इसके बाद तो अब ब्रेक ही बनती है। हाँ, थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। सो टेक अ ब्रेक, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी पाकिस्तानी निजात बरतानवी शख्सियत से जो पेशे के लिहाज से तो फोरेंसिक साइकेट्रिक हैं, लेकिन अगर इनकी असल पहचान देखी जाए तो वो लॉगिंग का इनको शौक बहुत है और डॉक्टर से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा ये भी जानेंगे। और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ उन्होंने 17 कंट्रीज़ का सफ़र तय किया है। तो पैदाइश जनाब लाहौर की है, तालीम भी यहीं से हासिल की है, इसके अलावा थिएटर, डॉक्यूमेंट्रीज और फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा मॉडलिंग भी कर चुकी है और आजकल बरतानिया में मुकीम है और साथ ही साथ दुनिया घूमने और व्लॉगिंग का शौक भी पूरा कर रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कामयाब डॉक्टर और बेहतरीन व्लॉगर डॉक्टर मेलनी कैरन जावेद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मेलनी, मुझे बताएं कि कोई काम रह गया जो आपने नहीं किया और करना चाहती हैं? इतना कुछ तो आपने कर लिया। शौक तो बढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए करने के लिए तो। अच्छा,
तो नए साल के लिए आपका क्या गोल है, क्या आपका रेजोल्यूशन है, क्या करना है आपने 2025 में? हम कुछ और कंट्रीज़ हैं लिस्ट पे ट्रैवल करने के लिए, और अच्छा। एक दो एक्टिविटीज़ हैं जैसे बंजी जंपिंग है, वो मैंने नहीं की हुई। थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट होता है ऐसी चीज़ों का जिसमें आपको स्ट्रेस हो कुछ सेकंड का और फिर आप एंजॉय करो। देखिए मेलेनी, ये जो आपने शिफ्ट लगाया है ना, ये फोरेंसिक से व्लॉगिंग तक का सफ़र और ये एंटरटेनमेंट की दुनिया और इन्फॉर्मेशन की दुनिया, ये ऑलरेडी बहुत डिफरेंट है। मुझे ये बताइए, ये सफ़र का आगाज़ और ये शिफ्टिंग कैसे हुई? कैसे ख्याल आया कि यार मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे सफ़र करना है, मुझे ट्रैवल करना है, लोगों से मिलना है? आई थिंक एक्चुअली बाहर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि मतलब वो उनके लिए मस्ट है कि फॉर गुड मेंटल हेल्थ वो 3 वेकेशंस करते हैं एक साल में, 3 to 5। और फिर बिकॉज ऑब्वियसली मैं वहाँ पे भी रिलेटिवली नई हूँ, मतलब तो मेरा इतना सोशल सर्कल वहाँ पे वाइड नहीं था, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था कोऑर्डिनेट करना लोगों के साथ कि कोई साथ वीकेंड पे चले यहाँ पे और वहाँ पे। फिर आई जस्ट थॉट कि मैं क्यों ना खुद स्टार्ट करूँ, तो मैंने इनिशियली स्पेन से स्टार्ट किया और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, मतलब अपने साथ ट्रैवल करना। तो फिर बस आई जस्ट कंटिन्यूड दैट, और फिर उसी के लाइक फ्लो में मैंने बाकी कंट्रीज विजिट की, तो आई रियली एंजॉयड इट। काफ़ी कॉमन है बाहर लोग सोलो ट्रैवलर्स और बैक पैकर्स, मतलब बस एक बैग। अच्छा, आप सोलो ट्रैवल करती हैं? हाँ जी। अच्छा मेलेनी, वैसे तो देखे ना कोई ना कोई वजह बनती है, कोई ना कोई चीज़ होती है, किसी ना किसी चीज़ का बैकग्राउंड होता है। मतलब एक शेर भी है ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। क्या तो बात यानी है, ये बहुत शेर खूब। कोई बुनियाद बना या आपने कोई डेस्टिनेशन इस तरह की देखी, क्या वजह बनी कि फिर आपने ट्रैवलिंग का जो है ना सिलसिला शुरू किया और अब तक माशाल्लाह आप 17 मुल्क भी फिर चुकी हैं? आई थिंक आई जस्ट थॉट कि हमारे मुल्क में इतना ट्रेंड नहीं है सोलो ट्रैवलिंग का, तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप I ये just- ट्रेंड सेट कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं? कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर मतलब रही आई हैं। डू एंजॉय इट, और मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है नई क्यूजीन्स ट्राई करना, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऑब्वियसली पासपोर्ट की वजह से जजमेंट एक कायम है। बिल्कुल, हाँ, मैं ये यही बड़ा सवाल अहम करने सवाल है, लगी ये थी कि बड़ा अहम कोई सवाल है। पासपोर्ट की वजह से आपने कोई चैलेंजेस का सामना किया हो, कुछ डिफरेंस फील किया काफ़ी हो? चैलेंजेस होते हैं, लाइक आई थिंक हर कंट्री में चैलेंजेस होते हैं। जैसे दो जो मुझे लाइक ऑन द टॉप ऑफ माई हेड याद है, एक तो ये कि कोपेनहेगन डेनमार्क में उन्होंने सर्व नहीं किया था, मतलब थोड़ा रेसिज्म का हो रिस्ट्रिक्ट जाता था है। उस चीज में। और एक दफ़ा अल्बानिया की फ़्लाइट उन्होंने लाइक बोर्ड नहीं करने दी, लाइक बिल्कुल टिल दी एंड, हालांकि टिकट्स बुक थी, पर उन्होंने बस जिसका पासपोर्ट ग्रीन था या इस तरह के एक दो और मुल्क थे जिनका लाइक लो लेवल से पासपोर्ट है, उनको सेपरेट कर दिया था कि हम एंड में देखते हैं अगर सीट्स हुई तो विच वॉज वेरी स्ट्रेसफुल कि आप पैक करके छुट्टी लेके एयरपोर्ट खड़े हुए लाइन में, उन्होंने आपको बोर्ड नहीं करना दिया। और आपसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं, वो वीज़ा 2 दफ़ा चेक करेंगे, पर क्योंकि स्टैम्प्स अब लाइक खैर से लग गई इतनी ज़्यादा, तो थोड़ा सा लीनियंसी मिल जाती है, सही, कि थोड़ा फायदा हो जाता है थोड़ा आपको सा हो इसका। जाता है, बट वो देखते हैं फिर ऐसे ही भी मशकूक उनकी निगाह नज़रों होती से। है। लाइक बस कलर देख के ना उनका होता है कि 1-2 सवाल तो पूछ ही लें। अच्छा मेलेनी, मैं ये भी बताएं कि आपने अब तक जितनी कंट्रीज ट्रैवल की हैं, आपकी फेवरेट कौन सी थी और उसकी वजह क्या थी? आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे स्विट्ज़रलैंड अच्छा लगा और कैलिफोर्निया अच्छा लगा है। वाह, वाह, वाह। जबरदस्त। मेलेनी, मुझे ये भी बताइएगा कि बड़ा कहीं ना कहीं आसान है, इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सोलो ट्रैवल करें, क्योंकि आपको नई से नई चीज़ सीखने का और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन उसी मौके के दौरान वाक़यात भी बड़े अजीब व गरीब भी होते हैं, इंटरेस्टिंग वाक़यात भी होते हैं, वो funny यादगार अगर भी वाक़या होते हैं। तो कोई ऐसा फ़नी मज़ेदार वाक़या जो आपको आज भी याद है और आप कहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी? मतलब फ़नी इन द सेंस ये है कि ग्रीस में एक पाकिस्तानी शॉप थी, तो मैं उधर बस गई, मैंने कहा चाय पीनी है, उनके पास बहुत वैरायटी थी पर चाय नहीं थी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपके पास चाय नहीं है, आपकी इतनी बड़ी शॉप है। तो ये क्या है कि मैं लाइक लिटरली नाराज़ होकर ना वॉक अवे करी, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, अब चाय नहीं है। तो उसने फिर वापस बोला, उसने कहा मैडम देखें लोग इधर बैठ जाते हैं फिर घर नहीं जाते, पर हम आपके लिए स्पेशल बना देते हैं चाय। अच्छा। स्पेशल चाय बनाई। और फिर उसको किसी ने कमेंट भी किया कि ये तो गलत बात है कि आप ना ऐसे फेवर कर रहे हैं, तो उसने कहा नहीं लाहौर से मेहमान आए। लेकिन ना फिर मेहमान नवाज तो लाहौरी हैं ना, वो फिर ख्याल तो और करते फिर हैं। उन्होंने मतलब पेमेंट भी नहीं ली, कहते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, लाइक कोई बात नहीं, अब बस आप खुश होके जाएं। मुझे लगता है वो भी आपकी तरह चाय लवर थे, उन्होंने कहा जनाब एक और मिल गया तो इनसे अब क्या पैसे लेने चाय के। पर इनकी
मजबूरी भी समझे कि इनको कितनी तलब हो रही होगी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेलानी, आप जाहिर बात आप जब ट्रैवल करते हो बहुत सारे लोगों के साथ आप बिजनेस के तौर पे भी बात करते हो, लोग आपको बहुत सारी पेशकश भी करते हैं वैरायटी ऑफ बिजनेस के हवाले से, तो आप सिर्फ शौक के लिए करते हैं या कभी इंटरेस्ट हुआ कि इसको एज अ पैशन बना लिया जाए, प्रोफेशन बना लिया जाए, इससे अर्निंग भी की जाए? फिलहाल तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आई थिंक कि मैं वो प्रेशर स्ट्रेस नहीं देना चाहती कि मुझे किसी के लिए काम करना है while मतलब आप traveling। पूरा ग्रुप जो है ना मैनेज कर रही हैं, काम करने उनकी गाइड बन के आप उन्हें टूर करवा रही हैं। मतलब मैं हेल्प आउट कर देती हूँ, कोई क्वेश्चन पूछे तो वीजा एप्लीकेशन में, कैसे टिकट करना में, स्टे वगैरह में, बिकॉज मुझे अब फिंगर टिप्स पे अच्छा ये करना है। अपनी फैमिली फ्रेंड्स का अप्लाई भी कर देती हूँ, बट मतलब मुझे लाइक प्रोफेशनली उसको नहीं मैं करना चाहती, अभी नहीं करना चाहती। अच्छा मेलानी, ये बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, मतलब वो हमें देख रही हैं, नॉर्दर्न के अलावा वो बेचारे कहीं नहीं गए, तो अगर वो जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, सस्ता तरीन मुल्क कौन सा है जहाँ पे टिकट भी सस्ती है, खाना पीना रिहाइश भी सस्ती है और वो वहाँ पे जा सकते हैं? आई थिंक श्रीलंका और इंडोनेशिया काफ़ी चीप मुल्क हैं, वीज़ाज भी ई वीज़ाज हैं उनके, और बहुत अमेजिंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं। ओके लोग उनको, हाँ लाइक आई थिंक हमारी पॉपुलेशन को आइडिया नहीं है, बट वो फुल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हैं दोनों मुल्क, और वहाँ के लोग बहुत टूरिज्म को अपना लाइक एक्चुअली खुदा मानते हैं। और ये 15-20 दिनों में मतलब क्या वहाँ पे एक्सपेंस आ जाता है, अंदाज़ा नहीं, Approximately बता दीजिए। आई थिंक श्रीलंका का फॉर एग्जांपल 1-1.5 वीक का में भी हो कोई 1-1.5 लाख, मतलब इस साल यही चार्जेस थे। वाह वाह वाह, वेरी चीप। मतलब 3 घंटे की फ्लाइट है श्रीलंका की, यहाँ से कोलंबो की, बहुत खूबसूरत है, बीचेस, माउंटेन्स, हर चीज़ है वहाँ पे। तो आप स्कूटीज लोग ले लेते हैं रेंट पे, गाड़ियाँ भी ले लेते हैं, वो भी इशू नहीं होता। होटल्स वगैरह भी चीप है वहाँ पे, और फूड भी अच्छा है उनका, हलाल ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अच्छा मेलानी, कमिंग बैक टू योर ओल्ड प्रोफेशन और लेटेस्ट समहाउ प्रोफेशन, फोरेंसिक के हवाले से हमें बताई गई बहुत सीरियस जॉब है, क्रिमिनल के साथ डील करना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, स्ट्रेसफुल काम है कि उन्होंने किस मेंटल स्ट्रेस के अंदर ये क्राइम अटेम्प्ट किया है, दिमागी हालत क्या थी, चल क्या रहा था, किस तरह ट्रीट करती हैं उनको, किस तरह डील करती हैं, और वो पेशेंस और वो हौसला कैसे पैदा होता है? आई थिंक मुझे शुरू से शौक था बहुत ज़्यादा क्रिमिनल माइंड के बारे में, कि मतलब क्या इश्यूज थे कि उन्होंने ये किया। ऑब्वियसली ग्रोइंग अप, आपने बचपन से वो क्राइम शोज तो नहीं देखे जो हम सब भी देखते थे? सीआईडी काफ़ी देखा है मैंने। अच्छा। बट देखे पहुंच गई हैं। ग्रोइंग अप, मतलब जैसे रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज का मुझे ट्रायल शोज, कोर्ट रूम्स देखने का बड़ा शौक था कि ये क्या जवाब देते हैं, इसने क्यों किया ये, तो क्यों स्टिल नहीं समझ आता बहुत सारे केसेस में, बट इंटरेस्टिंग है। बट जो एक मैं काम करती हूँ, मैं लाइक 5 o'clock के बाद सोचती नहीं हूँ पेशेंट्स के बारे में, मतलब मैं काम को घर पे नहीं लेकर। That means आप mentally बहुत strong है। ऐसा क्रिमिनल या कोई इस तरह का जो केस है वो आपके माइंड में रह जाता है, चिपक जाता है आपके ज़हन में। कैसा आपका कोई इस तरह का हमारे साथ शेयर करें, कोई बड़ा हॉरिबल आपका एक्सपीरियंस रहा हो? ऐसा कुछ मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स का मर्डर किया हुआ है, और कुछ स्टिल उसको रियलाइज नहीं करते, कुछ रियलाइज कर रहे हैं पर गिल्ट में। एहसास नदामत होता है, गिल्ट होता है ना? कुछ को होता है, अच्छा, कुछ को होता है और सबको नहीं होता। तो उनमें से एक ने जिसने अपनी बेटी का किया हुआ है 5 year old का, वो थोड़ा मुझे ट्रॉमेटिक लगता है, और मैं जब उसको देखती हूँ तो मुझे बस लगता है कि ये कैसे रिकवर करेगी। वजह क्या बताई उसने? उसको उस वक्त साइकोटिक डिप्रेशन था, और वो बिल्कुल ही अपने स्टेट ऑफ माइंड से डायसोसिएट कर गई थी, मतलब उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रही है साइंस के मुताबिक। तो उसका मेडिकेशन पे है, स्टेबल है, बहुत ओबीडियंट पेशेंट है, बट ऑब्वियसली इससे आप सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल सकते। आई थिंक सोच के भी इंसान को डर लगता है कि क्या किया है। अच्छा, ये उनको रियलाइज है कि उन्होंने अभी क्या किया। अब 3 years के बाद रियलाइजेशन है कि मैंने ये किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेलानी, आप जो आपका पेशा है फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट, इसी से आप अर्न कर रही हैं या व्लॉगिंग आपका शौक है, या उससे भी कोई अर्निंग का आपका इरादा है? सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आपका है? जॉब से ही अर्न कर रही हूँ, फोरेंसिक साइकियाट्री से, और मुझे पसंद है अपनी जॉब। आई थिंक बड़े कम लोग कहते हैं कि मैं सुबह उठ के काम पे खुशी से जाता हूँ, तो अब मुझे अपनी जॉब पसंद है, तो मेरी अर्निंग वहीं से है। ट्रैवलिंग से मैंने ऐसा कुछ अर्न नहीं किया। हाँ लाइक हाँ ऑब्वियसली फिर आपका दिल करता है इधर भी स्पेंड, आप आए हो तो आप दोबारा पता नहीं आओ या ना आओ, तो उसमें मेरी फिलहाल तो कोई अर्निंग नहीं है। बट आई डू पोस्ट थिंग्स आई वांट के लाइक वुमेन पाकिस्तान में उनको थोड़ा आइडिया हो कि आप कर सकते हैं। भी पाकिस्तान भी घूमा हाँ या सिर्फ आपने कंट्रीज बाहर के घूमे? पाकिस्तान घूमे? कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है? हुंजास कर दूं। हुंजास कर दूं, हाँ, बहुत खूबसूरत है। आई थिंक उन लोग वो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं टूरिस्ट को,
स्पीकिंग उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं टूरिस्ट के साथ, और यूरोपियंस बहुत ज़्यादा आते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग वाले, कैफ़ेज़ अच्छे बने हुए हैं, अरेंजमेंट्स अच्छी हैं, सेफ्टी बहुत है वहाँ पे। हुंदा स्कर्दू दोनों बहुत अच्छे हैं, सिक्योर फील करते हैं। सिक्योर फील करते हैं लोग, मतलब आई थिंक बहुत अच्छे हैं दोनों, उन्होंने काफ़ी अच्छा वेल चले मैंने क्या बेस्ट ऑफ बात है, लक। बहुत हम तो यही शुक्रिया चाहेंगे कि आप मैडम। और जो है ना कंट्रीज को विजिट करें, और वहाँ पे जो जितने भी प्यारे प्यारे व्यूज हैं वो ऑडियंस के साथ भी शेयर करें, विजिट हमारे करके साथ भी दोबारा हमारे पास आए और दोबारा आए, हमारे हम भी साथ वो देखें, आपसे experiences एक्सपीरियंस share भी जो है ना करें। आपसे पूछें, और आपका जो पासपोर्ट है ना वो वीजो से ही भर जाए, आपको दोबारा नया बनवाना पड़े। आपके लिए आसानियां पैदा हो, ये दुआएं कर सकते हैं। उस पर जगह ही ना बचे स्टैंप लगने की। बहुत Thank you so शुक्रिया much, आपका। तो नाजरीन, ये थी मेलेनी, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दो अदद फील्ड्स को, डिफरेंट जॉनरा की चीज़ों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात है, एक सीरियस, दूसरी एंटरटेनिंग। तो अभी वक्त हुआ है इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे और अमराज़े जिल्द से मुतालिक एजुटेनमेंट सेगमेंट पर बात करेंगे, जिसका नाजरीन को बेसब्री और बेचैनी से इंतज़ार होता है। आज इस सिलसिले में जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, इसका नाम है सहराई मक्खी और इससे बचाओ। तो देखते हैं डॉक्टर साहब आज इस बारे में हमें क्या क्या इंकशाफात करते हैं। जी हाँ, इससे मुतालिक हम डॉक्टर साहब से तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमेशा की तरह ब्रिगेडियर जनाब रेहानुद्दीन रिटायर्ड साहब। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। सर ये बताइए कि ये सहराई मक्खी क्या है, पहली दफा सुनने को मिल रहा है, कौन सी बीमारी है और हमने इसे आज क्यों अपने प्रोग्राम और में क्या ऐसा ये बनाया? वही मक्खी है जो घर में भी होती है? नहीं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में क्या चीज़ है। देख के बेहतर ठीक है, समझ सकते देख के हैं। बेहतर समझ सकेंगे मेरा ख्याल है। वो देखिए, ये सहराई मक्खी जो है ये तो एक अलग चीज़ है। पहले तो आप इसे देखें, ये घरेलू मक्खी है। ये घरों में मौजूद होती है, जो कि गंदगी में ये दस्त गैर पेचिश करती है। बिल्कुल ठीक, इसी तरह एक ये काली मक्खी होती है, ये यहाँ पे नहीं पाई जाती, ये एक अफ्रीका में होती है और ये लोगों को अंधा कर देती है इसकी ओह माय गॉड, कहीं पे भी काट के। जी, उसकी वो एक जैसे मलेरिया से उसको फैलता है या डेंगू फैलता है, तो इससे वो बीमारी फैलती है जिससे बंदा अंधा हो जाता है। फिर ये एक और है जो हिरन मक्खी कहलाती है, और इसमें एक बीमारी होती है, ये भी अफ्रीका में होती है, नींद की बीमारी होती है इससे। कि बंदा जो है ना सो जाता है और उसका असल में दिमाग पे असर अंदाज होती है, तो वो ही लूज कॉन्शियसनेस। इतनी खतरनाक मक्खी? बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये है जनाब सहराई मक्खी। अच्छा, ये और मुख्तलिफ कलर है। भी उसका बिल्कुल ही आप जी, मुश्किल से ही देख जी पा जी रहे हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, ये इतनी छोटी है कि ये आप ये जो है ना मच्छरदानी, हाँ जी, इसमें से गुजर जाती है। अच्छा, गुजर जाती है जी, इससे। ये बड़ा खतरनाक This is मसला bad. है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये इतने ये जो छोटे आपके इसका जानवर होते हैं ना, जिन्हें रोडेंट्स कहते हैं, या जैकाल, कुत्ते, लूमड़, ठीक है ना, इन्हें काटती है और उनसे जरासीम एक्वायर करती है और फिर इंसानों में ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो ये किस्म की वैम्पायर है। इसको देखते हैं हम कि ये किस तरह, ये देखिए, ये छोटी सी मक्खी है जी, और इसका ये डंक, ये जो है ना एक किस्म का समझ लें कि स्ट्रॉ बनाया हुआ है इसने। अच्छा, उसको ये इंजेक्शन की तरह आपकी जिल्द में या इंसान की जिल्द में घुसेड़ देती है, और ये स्ट्रॉ जो है ये खून बाकायदा सक करती है यहाँ से। अच्छा, इस सकिंग प्रोसेस में क्या करती है कि ये एक कीड़ा अपने जरासीम भेजती थी, वो जो उस जगह पे जख्म पैदा कर देता है, अच्छा, और उस जख्म में भी ये कीड़े नजर आ रहे होते Oh my हैं जब आप उन्हें ओहो, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सहराई मक्खी है। ये शुरू में जो ना जहाँ पे ये काटती है एक छोटा सा दाना नमूदार होता है, ठीक है। वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद उसमें जख्म बन जाता है, और जब ये जख्म कई महीनों बाद हील करता है तो एक बहुत ही गंदा सा स्कार या जख्म का निशान धब्बा छोड़ जाता है। धब्बा। अब ये देखिए, ये जख्म है। मसला ये है कि ये जहाँ भी काटेगी, जाहिर है उन जगहों पे काटेगी जो कि कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो हाथ पे, चेहरे पे, ज्यादा अंदेशा है। ठीक है ना, होठों पे, ये जहाँ पे भी काटेगी वहाँ पे जख्म बहुत अरसे तक रहेगा। तो अब ये दुनिया में पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में मौजूद है। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बलूचिस्तान में ये मौजूद है। अच्छा, ठीक है, उन अच्छा, एरियाज और में। बलूचिस्तान में ये सिब्बी, कोलू, डेरा मुराद जमाली, ज़ोब, पैवन यहाँ पे मौजूद है। मौसम के हिसाब से भी है कोई इसके लिए साजगार होता है? हाँ, कुछ ये महीनों में होता है, गर्मियों के महीने में कभी, लेकिन ये पूरे तकरीबन साल काटती रहती है। पूरा साल। अच्छा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसे क्यों मुंतखब किया।
असल सवाल। असल सवाल दिस इज वेरी वाइटल क्वेश्चन। हम क्यों इसका जिक्र करें? मतलब जब मैं बलूचिस्तान में था इसके 5000 केसेस हुए। अच्छा। उसमें हमें 50,000 से लाख इंजेक्शंस की ज़रूरत थी इसकी दवाई के लिए। ये काबिल इलाज मर्ज है, इसकी दवाई भी मौजूद है। और वक्त कितना तकरीबन इसे लग वो जाता 10 से 20 दिन तक लगते हैं। 10 से 20 दिन तक, ठीक है। ठीक है। तो अब मज़ेदार बात यह है कि 50,000 केसेस के लिए 15,000 वायल मौजूद थे, जिसमें से 1300 WHO ने प्रोवाइड किए थे, ईरान से इतने आए थे। और ये वो पब्लिकेशन है जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ। मसला क्या है? मसला जिसकी तरफ आपको मैं तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये है कि एक नंबर दवा मौजूद ही नहीं है इसकी पाकिस्तान में। अच्छा, एक नंबर से क्या मुराद है? मतलब जो फर्स्ट चॉइस मेडिसिन होती है जिसको ये ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है, वो तो एग्जिस्ट यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। जी, पाकिस्तान में है ही नहीं। दूसरी दवाई है, और ये पिछले 6 साल में 10 मरीज फी 1000 रिपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान में, जो खास तौर पे जहाँ पे ये जगह फैली हुई है। ठीक है। 2023 में पख्तूनख्वा में इतने केसेस हुए 3188। ये दूसरे दर्जे की दवा अवेलेबल है पाकिस्तान में। सेकंड ऑप्शन। जी। अच्छा, ये भी है कि पाकिस्तान में नहीं बनती, ये बाहर से आती है और इसकी कीमत जो है 8 से 10 हजार रुपए फी इंजेक्शन। और आप बता रहे थे कि अब काफी 20 इंजेक्शन दिन तक लगती है, 10 से। अब आप बताइए कि गरीब आदमी कैसे इलाज करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये पड़ोसी ममालिक से स्मगल करके, और जब फैली हुई होती है तो मुंह मांगी कीमत लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। कोविड में हमने देखा था कुछ जैसे आपने मास्क की कीमत जो है ना 100 रुपये हो गई। ठीक है। तो इलाज गरीब की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है कि अगर उनका इलाज नहीं करेंगे तो ये हाल होगा। ये ऐसे चेहरे बिगड़ते हैं। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो ज़ख़म है जो कई महीनों सालों चलते रहते हैं, ये सिर्फ दवा की कमी की वजह से खराब होते हैं। खराब होते हैं। और दूसरा एक और मसला है जी। अब जिसका चेहरा बिगड़ गया ना, आप देखें स्किन स्पेशलिस्टों का मजाक उड़ाते हैं। यार लतीफ़ा सुनाता हूँ कि ना तो मरीज मरता है ना ठीक होता है। भाई वो मरीज की आप जिंदगी बिगाड़ देते हैं, उस वजह से वो जिंदा है लेकिन मुर्दों से बदतर है क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है। ठीक है। उससे हमें जरा हमदर्दी की जरूरत है, उनका दर्द महसूस करने की जरूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम दोनों खत्म। अब हाल ये है कि इसकी पैगाम जो है सबसे अहम वो ये है कि सस्ती दवा सरकारी तौर पे इनके लिए मुफ्त मुहैया होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए आप वो होल मचाएं, शोर मचाएं, मुहिम लगाएं जो आप बाकी मरीजों के लिए कर रहे हैं, डेंगू के केस के लिए, साल के लिए। कार्ड में जहाँ आप इतनी सहूलियत दे रहे हैं, ये भी बीमारी भी ऐड कर लें इसके अंदर। बिल्कुल। और उसकी दवाई, सबसे पहली बात है दवाई को अवेलेबल तो करवाएं सरकारी तौर पे। सही। और पहले दर्जे की हो जाए तो पहले दर्जे बहुत मेहरबानी होगी। मैं कहती हूँ दूसरे दर्जे की भी मिल जाए लेकिन मुहैया तो हो। अच्छा, अब ये इसके लिए एक हिफाजती मुहिम भी चलाई जा सकती है, वो भी मीडिया के जरिए होगी कि जी आपने करना क्या है, जो हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और जो दूसरा बड़ा जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, बहुत ही अहम बात, वो ये कि ये सराई मक्खी के ज़ख़म है। जी। अच्छा, ये जो है मसला ये है कि यही दोनों ज़ख़म सहराई मक्खी की वजह से भी हो सकते हैं, टीबी की वजह से भी बिल्कुल ऐसी चीज़ होगी। अच्छा। कैंसर भी ऐसा ही हो सकता है, फंगस भी ऐसा ही, कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। आंखों से तो आप ये तय नहीं कर सकते कि ये चीज क्या है। बिल्कुल सही। ये माहिर ही बता सकते हैं। ये माहिर चाहिए कि जैसे आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि अमराज़े सीना और हड्डियों का आपके पास अस्पताल है, एक्सरे मशीन नहीं है तो क्या हशर होगा? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसी तरह पाकिस्तान में इसके लिए डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट की जरूरत है। वो पैथोलॉजिस्ट जो स्किन के मरीजों का पैथोलॉजिस्ट हो, वो माइक्रोस्कोप में देख के बताए कि ये बीमारी फंगस से हुई है, ये कैंसर है, डिफरेंशिएट कर सके। वो डिफरेंशिएट करके बताएगा तो आप इलाज करेंगे। अगर हम उसकी रिपोर्ट के बगैर इलाज करेंगे वो अंधा इलाज होगा। तो फिर ट्रीटमेंट किस तरह चलेगा? जी जनाब, पहला मरहला ही मुकम्मल नहीं। पूरे मुल्क में सिर्फ चंद डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट हैं जिन्हें आप उंगली पे गिन सकते हैं। अच्छा, वो भी इतने कम? आधी काबिलियत के हैं, पूरी काबिलियत के नहीं है। अच्छा, यानी उससे भी तादाद कम हो गई। तो बात ये है कि जो हमारा मकसद है कि इलाज भी हो, तशखीस हो। ना इलाज है इस बीमारी का, ना तशखीस का सही बंदोबस्त है। और जब नहीं होता तो देखें ये चेहरे ये जितने मतलब खौफनाक विजुअल्स हैं
ये चेहरे इसके लिए बिगड़े तो रहते मैं हैं। कहता हूँ तमाम हौसले तर की भी तमन्नाइयाँ जरूरत है। हुकूमत को सर्व करनी चाहिए। तो मकसद सिर्फ ये है कि इंस्टीट्यूट्स जो हमने पहले में कहा था कि जहाँ लोगों की सही तशखीस हो, सही इलाज हो, तो इस तरफ हमें हुकूमत की और वही सबकी तवज्जो दिलाने की, अवाम की भी ज़रूरत है कि अवाम वो की cooperation की अगर जो ज़रूरत भी है। कोई साहिब इख्तियार है, जिसके पास पैसे हैं, जो कर सकता है, इनकी फ्री इलाज का बंदोबस्त कर सकता है, तो दे आर वेलकम, खाना खिला सकते हैं, उनका एक छोटी सी एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। तो अब आप बताएं कि अब आपके जो सवालात थे सैंड फ्लाई के हवाले से जो जहन में उभरे थे, बताइए। हमने अच्छा, तो आपने तो ये बता दिया इस सहराई मक्खी के हवाले से इन्वायरमेंटल की, ये पूरा साल होती है और हर तरह के इन्वायरमेंट में ये साल काम में करती कुछ है। महीनों में केसेस बढ़ जाते हैं इसके। सर ये आपने जिस तरह से बताया कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, मतलब इन एरियाज में इसकी बहुतात इतनी ज्यादा क्यों है? पंजाब में नहीं है, इसकी क्या जी, वजह है? पंजाब में इसलिए नहीं कि है। वो जो मक्खी की अफजाइश के लिए जो माहौल होता है ना, वो उन वो जगहों वहाँ पे मुयस्सर ज़्यादा है। है। यानी आपको हैरानी होगी, इवन सदर्न पंजाब में, मुल्तान में बहुत सारे इसके केसेस होते हैं। ओके। और तकरीबन जिसे कहते हैं, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्पोराडिकली, तो ये हर शहर में कोई ना कोई एक आध केस हो जाता है। इवन एक बच्चा मेरे पास लाहौर से आया और वो जो है अभी चाइना में है, और उसको वो ख़ास एक दवाई थी जो चाइना में मिल रही थी उससे वो ठीक हुआ काफ़ी, वरना तो वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड भी नहीं, जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था, पिछले दिनों बल्कि, कि ज़रूरी नहीं है जो बेहतरीन से बेहतरीन दवा है वो भी 100% मरीजों को ठीक नहीं करती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके बहुत वक्त का, और आपने बिल्कुल हमें एक नई चीज बताई जिसका हमने कभी ना सुना था, ना जिक्र ही पता कहीं था, नहीं ना जानते थे, इलाज का नहीं पता, वजूहात का नहीं पता। तो बहुत शुक्रिया आपके Thank you इस so much. नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का। नाजरीन, आज हमारे इल्म में दो अहम चीज़ें आई हैं। एक जल्दी नासूर मुल्क में फैला हुआ है जो काबिल इलाज तो है, मगर उसकी अदवायात इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से गरीब लोगों के चेहरे बिगड़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जबकि दूसरा एक निहायत अहम नुक्ता ये सामने आया आज हमारे कि मुल्क में अमराज़ जल्द के हवाले से एक स्पेशलिस्ट जो डर्मापैथोलॉजिस्ट है उसकी बड़ी अशद ज़रूरत है, और इस वजह से बहुत से जल्दी अमराज की बर वक्त तशखीस नहीं हो पाती और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर इसका इलाज करना। और ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं और हैरान कुन हैं और आंखें खोल देने वाली हैं कि हमारे अरबाब इख्तियार को इस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस फैलाई जाए और साथ ही साथ इस चीज़ की अपील की जाए कि इलाज भी मुहैया होना चाहिए और हमारे हर तरह की आवाम को, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उनको महंगा इलाज है इलाज इसका। मिलना चाहिए। महंगा इलाज है लेकिन सबको दस्तयाब होना चाहिए। No doubt, उम्मीद करते हैं कि अरबाब इख्तियार इस पर कोई नजर डालेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में अब हम उस सेगमेंट का जिक्र करेंगे जिसमें हम बात करते हैं कुछ वज़ाइफ की, कुछ ऐसे मौज़ूआत होते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक होते हैं। हम बात कर रहे हैं शादी और तालीम की, जो कि ना सिर्फ हमारी इनफरादी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं बल्कि हमारी सोशल लाइफ पर भी इनका गहरा असर होता है। नाजरीन, शादी में ताख़ीर, रिश्तों में बंदिश, शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल, पसंद की शादी में रुकावट जैसे मुश्किलात अक्सर अफराद के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। इन मसाइल के हल के लिए लोगों से दुआ करवाई जाती है, वसाइफ के तरीके से रुजू किया जाता है। इसी तरह तालीमी मैदान में नाकामी, यादाश्त की कमज़ोरी, इम्तिहान में नाकामी की वजह से जो मुश्किलात पैदा होती हैं, माली वसाइल की कमी जैसे मसाइल भी तलबा और वालिदैन के लिए परेशान कुन होते हैं। इन अहम मसाइल और उनके रूहानी हल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रूहानी मौलज कारी शफीकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं ये बताएं कि शादी में ताख़ीर की सबसे आम वजूहात क्या हैं और कौन से इसके लिए वज़ाइफ हैं और वो कितने मौसर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बात की जाए इंसान की और इंसानी ज़रूरियात की, तो इंसानी ज़रूरियात तकरीबन 4 हैं बुनियादी। सबसे बड़ी ज़रूरत उसकी ईमान और दीन इस्लाम है। दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम उसकी ज़रूरत है और वो सब के लिए है, उसकी सेहत और आफ़ियत है, और उसमें खाना पीना और सोना वगैरह है। और तीसरे नंबर पर सकीनत और सकन, रहائش वगैरह है। ये तीसरी बुनियादी ज़रूरत है। और चौथे नंबर पर उसकी जिनसी ज़रूरियात है। ये चारों चीज़ें वो हैं जिसके बगैर कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, चल नहीं सकता, मुश्किल है, उसकी ज़िंदगी में वो जंग बढ़ जाती है। रहा मसला ये है कि इन चारों में से जो शादी का मसला और सेहत का मसला है, शादी और सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको रब से मांगना आ जाए। देखें, जो मैं दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रहा हूँ, आपको रब से मांगना और मुसलसल मांगना और बार बार मांगना आ जाए,
जब आप रब के सामने अपने किसी भी मसले को रखते हैं, वो ज़रा भाई शादी का मसला हो, वो सेहत का मसला हो, अब रब्बी 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 जो लफ्ज़ हमें सिखाया गया है जी। ये रब्बी लफ्ज़ नहीं है, ये रब से जोड़ने का एक पूरा जुमला है। आप रब जबान से आपने अदा किया लेकिन दिल से तो उससे जुड़े ही नहीं, आप अपने इरादे से जुड़े नहीं, अपने यकीन से जुड़े नहीं, अपने ईमान से जुड़े नहीं, अपने तवक्कुल से जुड़े नहीं। जब कनेक्शन नहीं ना होगा आपका सही, तो फिर आप जैसे मर्जी फ़ोन करके आप हेलो हेलो करते रहेंगे, आपका राब्ता ही नहीं भाई, आवाज ही नहीं आएगी, आवाज ही नहीं है। दैट मीन्स पहले आपका राब्ता जो है अपने रब के साथ डेवलप होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग आपसे वज़ाइफ की बात करते होंगे कि उनकी शादी में प्रॉब्लम है, मुश्किलात हैं, दुखी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो रही, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और लड़ाइयाँ जो हैं, फाइट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उसके लिए आप क्या उनको एडवाइस करते हैं, क्या वज़ाइफ है? देखिए, जब आप अपने मन को धो लेंगे ना, अपने आप को साफ कर लेंगे, तो आपको हर बंदा ही महबूब और मोहब्बत की नज़र से देखेगा और मसले आपके हल हो जाएंगे। बहुत खूब। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही मसला अल्लाह के रसूल के सामने पेश किया। फरमाया, अल्लाह के रसूल, मेरी एक इल्तिजा और मेरा एक सवाल है। वो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी माँ जी, मैं और मेरी वालदा पूरी दुनिया कायनात के तमाम मोमिनों के महबूब बन जाए। अल्लाह के रसूल ने एक बहुत प्यारी दुआ बताई जो हम नाज़रीन को बता रहे, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदा का हादा, आगे उसका नाम ले ले जिसके साथ मोहब्बत या रिश्ता या इस तरह का मामला करना चाहते, उसकी जॉब नहीं है फिर भी, उसकी शादी नहीं है फिर भी, उसकी सेहत नहीं है फिर भी, तमाम चीज़ें इसमें वो नाम ले, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदा का हादा। आगे अबा हुरैरा व उम्माहु इला इबादी कल मोमिनीन व हब्बिब हुम, और ये जिस वक्त आप पूरी दुआ पढ़ेंगे, आगे लफ्ज़ देखना कैसे प्यारे लफ्ज़ है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि इस दुआ की बरकत के बाद कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने मुझे देखा हो या मेरे मुतल्लक सुना हो, इल्ला अहब्बानी, मगर उसने मुझे अपना महबूब बना लिया। वाह वाह। आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों के टाइटल और चेहरे को लोगों का महबूब बनाना चाहते हैं, तो इस दुआ की बरकत से इंशाल्लाह ये सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कारी साहब, हम ये भी देखते हैं कि ये तो हमने बात की ना कि रिश्तों में मतलब वो नहीं हो पा रहे हैं या कोई मसाइल हैं, जो शादीशुदा हैं उनमें हम देखते हैं कोई मोहब्बत की कमी हो जाती है, यहाँ एकदम लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके लिए भी कोई दुआ या कोई वजीफ़ा? देखें, दुआ तो सभी ये बताते हैं लेकिन मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। जी ज़रूर। रब्बाना हवलाना मिन अज़वाजिना, ये असल में आम तौर पे होता है लड़ाई के बाद दुआ पड़ी जाती है, लेकिन दरअसल ये दुआ मियाँ बीवी के मुतल्लक उसके इंतखाब से पहले है। अच्छा। आप अपनी बीवी का या आप अपने खामद का इंतखाब कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के बाप का या आप अपने बच्चों की माँ का इंतखाब कर रहे हैं, आप अपनी पूरी नस्ल का इंतखाब कर रहे हैं, आप अपने पूरे नज़रिए का इंतखाब कर रहे हैं, आप अपनी दुनिया और आखिरत का इंतखाब कर रहे हैं। आप कितने सादा हैं कि किसी एक आदमी के जुमले से कि ये इसकी दौलत शोहरत अच्छी है तो उससे आप शादी कर लेते हैं। रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, जो बीवी अपने मर्द की आंखों की ठंडक नहीं है वो दिल में नहीं उतर सकती, और जो मर्द अपनी बीवी की आंखों की ठंडक नहीं है वो दिल में नहीं उतर सकता, और जो दिल में नहीं है वो मजलिसों में नहीं है, वो रवैयों में साथ नहीं है। कितनी बड़ी तकलीफ है जिसके साथ ज़िंदगी में एक ही टेबल पे खाना पीना करना और एक ही बिस्तर पे लेटना है, एक ही सवारी में सफ़र करना है और आपका जीवन साथी अच्छा ना हो। तो ये दुआ पढ़ेंगे, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, या अल्लाह हमारा ये घर आंखों का नूर और दिल का सुरूर बना दे। कितनी प्यारी दुआ है, इसको आप मांगे तो सही। आप थोड़ी देर इस लफ्ज़ के ऊपर रुक जाएं, रब्बाना 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 रब्बाना, महसूस करें, थोड़ा महसूस करें। क्या बात है। आप यूनिवर्सिटी में देखें, हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते पढ़ाते हैं, मदारस में भी पढ़ते पढ़ाते हैं, वहाँ थ्योरी और कुलिया और उसूल है और उसके बाद प्रैक्टिस है जी। तो हर लफ्ज़ को जो आपको अल्लाह लफ्ज़ दे रहा है, हर दुआ में जो लफ्ज़ है, रब्बी औज़ बिका मिना हमादाती शातिन, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना, रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबाना, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, ये रब्बाना को प्रैक्टिस तो करो कि वो क्या है। तो जिस वक्त ये दुआ करेंगे आप यकीन करें आपका घर जन्नते
गुलजार बन जाएगा और जन्नत नज़ीर और बन क्या जाएगा। चाहिए? कारी साहब, अब ज़रा शादी से हटकर हम ज़रा तालिब इल्म की तरफ आते हैं, स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं। उनके बहुत मसाइल हैं, पढ़ाई से रिलेटेड आपसे बेहतर परेशानियाँ। कौन जानता है, आपके अपने बड़े तालिब इल्म हैं। बिल्कुल। और फिर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं है, फिर एनजाइटी का भी स्टूडेंट्स आजकल हमारे शिकार हो रहे हैं। हमारे नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन का शिकार है ना कि करियर कौन सा सिलेक्ट करें, जो पढ़ रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं, कल को क्या करना है, अभी क्या करना है। तो ये एक तो कन्फ्यूजन से निकलने के लिए क्या वो पढ़ें, किस तरह लेकर चलें, साथ ही साथ कामयाब होने के लिए इम्तिहान में क्या करना चाहिए? देखें, उसके लिए सबसे बड़ी दुआ जो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा, और यहाँ दोनों ही करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिया भी करें, इल्म नाफे चाहिए, और इसी तरह साथ दुआ ये करें व इल्मिन ला यनफा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, या अल्लाह ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो डिग्रियों का ढेर हो लेकिन वो कोई फायदा नफा बख्श हासिल ना हो। उसूल कुछ भी नहीं ना है। आपके इल्म का आपकी ज़ात को फ़ायदा, ना आपके इल्म का आपके ख़ानदान को फ़ायदा, ना आपके इल्म का आपकी सोसाइटी को फ़ायदा, और सबसे बड़ी बात, आपके इल्म का आपकी उम्मत को, आपके हबीब की उम्मत को नहीं फ़ायदा, तो आप बहुत छोटे हैं, अपने दायरे बड़े करो। तो ये दुआ जिस वक्त सुबह के वक्त आप पढ़ते हैं और शाम के वक्त पढ़ते हैं, तो आपको वक्त नहीं होता 5-10 मिनट में एक्सप्लेन करने का, वक्त नहीं। इल्म नाफिया जब कहते हैं ना, तो अल्लाह को पता है इल्म नाफे क्या है। अल्लाह आपके जुमलों को महफूज फरमा देगा, अल्लाह आपकी जिंदगियों को महफूज फरमा देगा, अल्लाह आपके दिनों को, अल्लाह आपके हफ्तों को, अल्लाह आपके महीनों और सालों को। कोई लफ्ज ऐसा नहीं होगा। इमाम बुखारी देख ले, इमाम अहमद बिन हम्बल देख ले, इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा देख ले, ये बड़े बड़े अइम्मा इकराम देख ले, इनके एक एक लफ्ज के ऊपर अल्लाह ने पहरे बैठाए हैं कि कोई आदमी लफ्जों के लफ्ज और तलफ्फुज आगे को भी पीछे चेंज नहीं ना कर कर सकता, सके। कोई शक नहीं। तो आपकी जिंदगी महफूज हो जाती जब आप अल्लाह से बड़ा गुमान रखते हैं। और एक और बात है जी, रब्बी शरह ली सदरी, जब आपका सीना छोटा और सिलेबस बड़ा होगा ना, तो आप तंगी का इजहार करेंगे। जब आपका सीना बड़ा और सिलेबस छोटा होगा ना, हाँ जी, तो आपको कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल, फिर कुशादगी। हाँ, बिल्कुल कुशादगी। ऐसा ही। जब आप अल्लाह को कहते हैं या अल्लाह मेरा ये सीना, मेरा ये छोटा सा खोल और ढोल जो है, जी, इसको बड़ा गहरा समंदर बना दे, कोई इसके अंदर नीचे उतरना चाहे तो उसको गहराई ना मिले, और कोई बुलंदी में जाना चाहे तो उसको बुलंदी का कोई किनारा ना मिले, वाह वाह। और तूल अर्द में जाए तो उसको भी कोई किनारा। जब इस तरह जाते हैं ना, तो आपकी ऑब्जर्वेशन का मसला एक छोटी सी डिग्री नहीं रहती। कारी साहब, सुभान जरा अल्लाह, बहुत बड़ी ये भी बात बता है। दीजिएगा कि बड़े से जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये सवाल होता है कि जी जो थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, जी जी, वो कहते हैं पढ़ते तो हम हैं लेकिन हमारी याददाश्त में कोई मसला है, हमें याद नहीं रहता। देखिए बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, जिस वक्त ये करना है उसके लिए ये 7 सूरत अलम नशरा 7 दफा पढ़े। ठीक है, अलम नशरा का मतलब यह है कि ए पैगंबर, तेरे लिए तेरे सीने को हमने खोल दिया है। जब तेरे सीने को तेरे लिए हम अल्लाह खोलेगा तो ववादान का विजरक, सारे बोझ उतर जाएंगे। और आगे बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, वरफ़अना लका लका ज़िक्रक, ज़िक्रक, वाह। हम तेरे नाम को तेरे लिए पूरी दुनिया में बुलंद कर देंगे। आप यकीन करें, ये जब बच्चे जितने भी हैं ना पढ़ने वाले, ये बाकी जी। चीज़ें डिग्री लेने के लिए, पढ़ने के लिए इस तरह ना करें। आप अपने आप को पहले गोल टीचरों को बचाइए बेटा ये जो जुमला है ना, ये बहुत 2 नंबर जुमला है, लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब। जी, ये तो तुम मुतकब्बिर पैदा कर रहे हो। लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे आजिज खादिम। बड़ी खूब बात बड़ी की बात आपने। समझ, आजिज बड़ी और बात खादिम, है, बड़ी बेटा, बात समझने की बात है। तो सबसे पहले ये कि बेटा अपना गोल बनाओ, और उस गोल तक पहुंचने के लिए तुझे मुश्किलात आएंगी। जब आप यकीन करें 2 काम के लिए बच्चे तालिब इल्म गोल बना ले, जी। या अल्लाह मैं तेरा, तेरे दीन का और तेरी उम्मत का, मुसलमानों का और मखलूक खुदा का काम करना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक। आपकी हर डिग्री मुफीद बन बड़ी जाएगी। अहम बात की है। जरा क्विकली हमें बताइएगा कि वज़ाइफ का विर्द करने के लिए कोई शराइत भी लाहक होती हैं जिसको आपने देखें, फॉलो और करना प्रोटोकॉल होता है? भी follow करने पड़ते हैं। वजीफा जब मेरा है तो मेरी शरायत है, वजीफा जी। जब अल्लाह के रसूल का है तो अल्लाह की रसूल की शरायत बिल्कुल है। बिल्कुल। ये जो बनावटी शुरूत है, बनावटी उसूल, बनावटी रियाजत और इबादत और बनावटी चिल्ले है, ये सब 2 नंबर ही है। 3 दफा 7 दफा 1.25 लाख दफा नहीं। जिस वजीफे को 3 बातें याद रखें वो उजैर भाई, जी। जिस वजीफे को जितना अल्लाह के रसूल ने किया उतना ही करो, ना कम करो ना ज्यादा ठीक करो। है। बिल्कुल ठीक दूसरा है। ये कि जिस वजीफे की जितनी तादाद अल्लाह के रसूल ने की है उतनी तादाद रखो, कम और ज्यादा ना करो। ओके। तीसरा ये कि जिस वजीफे का जो वक्त अल्लाह रसूल ने बताया है उसका वक्त भी वही रखो, आगे पीछे वक्त ना जी। करो। और इसी तरह साथ साथ ये है कि जगह को मुतय्यन अल्लाह रसूल ने नहीं किया
तो आप कब्र हश्र में क्यों उतरते हो? कब्र से पहले आप कब्र में जा रहे हो, कब्र में पहले आप कब्र में तो वो भी नहीं जाना चाहता जो मुर्दा है, तो जिंदा को कब्रों में उतार के आप चिल्ले करा रहे हो। तो दुनिया से अल्लाह से डर जाओ, और इसी तरह रसूल कायनात की उस हदीस से डर जाओ जो गलत वजीफे देते हैं, हराम वजीफे देते हैं, शिरकिया वजीफे देते हैं, कुफरिया वजीफे देते हैं, जो सितारों से जोड़ते हैं, सितारे बनाने वाले से नहीं जोड़ते। मेरे बहुत खूब, बहुत बारीक बात है। और चांद से जोड़ते हो, चांद बनाने वाले से नहीं जोड़ते। हमारा सफर साइंसदान से बहुत स्टेप आगे है, वो चांद से जोड़ता, हम चांद बनाने वाले से जोड़ते हैं। जब चांद बनाने वाले से जुड़ेंगे तो उसको जवाल नहीं, फना नहीं। बड़ी खूबसूरत बात है। मतलब आप तख्लीकात पे तवज्जो देने की बजाय चले दें, उस पर भी गौर फिक्र करें, लेकिन जो खालिक है ना, तख्लीक करने वाला जो है, उससे अपना जो है ना राब्ता बढ़ाएं, उससे कोशिश करें। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपके कीमती वक्त का, और बड़ी अच्छी आपने बातें बताई, और साथ ही साथ जो लोगों के सवाल थे, जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती थी, जो वज़ाइफ थे और हमारे स्टूडेंट्स जो जानना चाह रहे थे, हमने उस पर भी बात की और आपको वज़ाइफ बताए, तरीक़ेकार बताया और असल और सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। नाजरीन, और अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद हम दोबारा आ रहे हैं इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। कई बरसों तक पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाले वर्सेटाइल अदाकार इलियास कश्मीरी की आज 17वीं बरसी मनाई जा रही है। वो बड़े पर्दे के एक कामयाब अदाकार थे, जिन्होंने पंजाबी फिल्मों में उनके जो किरदार थे उसमें उन्होंने शोहरत हासिल की, मकबूलियत हासिल की। जनाब, क्या लाजवाल शानदार किरदार अदा किए, जिन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है अब वो भी खत्म हो गया है, प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच गया, तो इजाजत ले लीजिए, से आगाह कीजिएगा, और कल दोबारा मिलते हैं, कल जुम्मा है, दोबारा मिलेंगे, और कल तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज, और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान।